हेलो व्यूवर्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्रोफेसर सलीम अकेडमी। आज हम चैप्टर 7 के लेक्चर 2 पे डिस्कस करेंगे और आज का जो हमारा अहम टॉपिक होगा वो होगा लॉज ऑफ रिटर्न के हवाले से, जिसमें हम इंक्रीजिंग कांस्टेंट और डिमिनिशिंग रिटर्न पे बात करेंगे। पहले हम जान लें कि हमने लेक्चर 1 में जो चीज़ें पढ़ी थी, ताकि हमें लेक्चर 2 को पढ़ने में और समझने में आपको आसानी हो जाएगी। तो सबसे पहली बात जो हमने लेक्चर 1 में डिस्कस की थी वो था स्केल ऑफ प्रोडक्शन। फिर हमने स्केल ऑफ प्रोडक्शन की टाइप्स को डिस्कस किया था, जो स्मॉल स्केल प्रोडक्शन और लार्ज स्केल प्रोडक्शन था। इसके बाद हमने इकोनॉमीज ऑफ स्केल और डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल को डिस्कस किया था। नंबर 4 पे हमने इंटरनल इकोनॉमीज वर्सेस एक्सटर्नल इकोनॉमीज को डिस्कस किया था। इसके बाद हमने ये जाना था कि किस तरह से इंटरनल और एक्सटर्नल इकोनॉमी से कोई फर्म बेनिफिट हासिल कर लेती है। तो ये फ्लैशबैक था लेक्चर नंबर 1। मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो ऐड कर दूंगा लेक्चर 1 की, आप इसको जरूर देखें ताकि आपको लेक्चर नंबर 2 को अंडरस्टैंड करने में ज़्यादा आसानी हो जाए। बात करते हैं लेक्चर 2 पे और स्टार्ट करते हैं। स्केल ऑफ प्रोडक्शन में हमारे पास जो स्मॉल स्केल प्रोडक्शन थी उसमें से हम एक लॉ पढ़ने जा रहे हैं जो कि लॉज ऑफ रिटर्न है। इसी तरह से लार्ज स्केल प्रोडक्शन में से एक लॉ है जो कि लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल है। जब हम लॉ ऑफ रिटर्न की बात करते हैं तो इसके अंदर मजीद 3 डिफरेंट इसकी टाइप्स हैं, जो कि नंबर 1 है इंक्रीजिंग रिटर्न, नंबर 2 है कांस्टेंट रिटर्न और नंबर 3 है डिमिनिशिंग रिटर्न। इसी तरह से लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल में ये 3 डिफरेंट टाइप्स हैं, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल और डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल। आज के लेक्चर में हम फोकस करेंगे लॉज ऑफ रिटर्न को। आगे बढ़ते हैं और लॉज ऑफ रिटर्न को डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं लॉज ऑफ रिटर्न के क्या मतलब होते हैं। देखें, ये रिटर्न का एक ऐसा लॉ है जो कि किसी भी प्रोड्यूसर के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रोडक्शन साइड पे एक फर्म जो होती है वो बड़ा कॉन्शियस होती है, क्योंकि वो अपने प्रोडक्ट को बढ़ाना भी चाहती है प्रोडक्शन को, और अपना जो प्रॉफिट मार्जिन है वो भी हासिल करना चाहती है। तो इस हवाले से लॉ ऑफ रिटर्न बहुत ज़्यादा अहम है, और ये प्रोड्यूसर के परस्पेक्टिव से तो बहुत ज़्यादा अहम है। तो जानते हैं इस लॉ के हवाले से। ठीक है, आमतौर पे लॉ ऑफ रिटर्न को अगर हम बहुत सिंपल वर्ड्स में जानने की कोशिश करें तो इसका मतलब ये होता है कि कोई भी कंपनी, कोई भी फर्म अपने तमाम रिसोर्सेज को इनपुट करके, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये चारों फैक्टर्स को कंबाइन करके जो इनपुट देगी उससे वो चाहती है कि उसका प्रोडक्शन बढ़े या उसका आउटपुट या टोटल प्रोडक्ट बढ़ जाए। अब हम ये देखते हैं, यानी प्रोड्यूसर ये चेक करता है क्या वो अपने तमाम रिसोर्सेज को, इनपुट को बढ़ाने के बाद उनका जो रिटर्न है वो इंक्रीज हो रहा है या कांस्टेंट है या फिर डिमिनिश हो रहा है। तो हम बारी बारी ये इंक्रीजिंग रिटर्न, कांस्टेंट रिटर्न और डिमिनिशिंग रिटर्न को जान लेते हैं। सबसे पहला है इंक्रीजिंग रिटर्न, ताकि तमाम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में से कुछ फैक्टर्स फिक्स होते हैं और कुछ फैक्टर्स को वेरिएबल रख के प्रोड्यूसर जो है वो अपने इनपुट को बढ़ाता है। जब प्रोड्यूसर अपने इनपुट को बढ़ाता है तो वो ये एक्सपेक्ट करता है कि उसकी टोटल प्रोडक्ट जो है, यानी जो आउटपुट है, वो इंक्रीज हो। अगर ऐसी पोजीशन हो जाती है कि इनपुट को इंक्रीज करने से आउटपुट भी इंक्रीज हो जाता है, तो इसको हम जिस लॉ का नाम देते हैं वो है इंक्रीजिंग रिटर्न लॉ। ये आमतौर पे इकोनॉमीज ऑफ स्केल में होता है कि प्रोड्यूसर जो है अपने तमाम एफिशिएंसी, अपने तमाम एफर्ट्स, अपनी तमाम जो एफिशिएंट लेबर होती है उसकी मदद से जो है वो ये सिनेरियो को हासिल कर लेता है। इसको हम ये कह सकते हैं कि उस फर्म के अंदर ज़्यादातर जो है वो टास्क जो होते हैं या जॉब जो होती है वो डिवाइडेड होती है, जिसको हम ये कहते हैं डिवीजन ऑफ लेबर। कि तमाम लेबर जो है वो डिवाइडेड होती है किसी खास मखसूस काम को करने के लिए, और वो अपने काम में इतने एफिशिएंट हो जाते हैं, इतने एक्सपर्ट हो जाते हैं कि वो अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा देते हैं, जिससे डायरेक्टली जो बेनिफिट मिलता है वो फर्म के आउटपुट को मिलता है, और लेस्ट या लीस्ट इनपुट से मैक्सिमम इनपुट जो है वो फर्म हासिल कर लेती है। तो इस पोजीशन को हम कहते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न। तो देखें इसमें ये जो फैक्टर्स हैं एफओपी के 1 2 3 4 5 6, ये इंक्रीज होते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं। फर्म जो है वो अपनी प्रोडक्ट को बढ़ाने के लिए जो इनपुट है वो बढ़ाती जा रही है। और आप ये देख सकते हैं वाई एक्सिस के ऊपर ये जो मार्जिनल रिटर्न है, जो इनके जो प्रोडक्टिविटी है, वो यहाँ पे नंबर्स यहाँ पे मेंशन है। अब ये कर्व को देखें, ये ग्राफ को देखें, तो आपको ये ग्राफ इंक्रीज होता हुआ नजर आ रहा है। पहले पॉइंट पे जब पहली लेबर आपने इंक्रीज की, सेकंड लेबर इंक्रीज की, थर्ड, जैसे जैसे आप 6 पॉइंट तक लेबर को बढ़ाते जा रहे हैं, या ये कह लें 6 लेबर आप किसी एक मशीन पे लगाते जा रहे हैं, तो वो मशीन से जो 6 लेबर काम कर रही हैं वो आपके फर्म के प्रोडक्शन को बढ़ा रही है 6 लेवल तक। तो ये वो लेवल कहलाएगा इंक्रीजिंग रिटर्न। इसके बाद अगर हम देखें
तो दूसरा जो लेवल आ रहा है वो आ रहा है कांस्टेंट रिटर्न, यानी कि फर्म ये चेक करती है कि जब वो अपने तमाम रिसोर्सेज को बढ़ाकर, यानी कि इनपुट को इंक्रीज करके, क्या हमारा जो टोटल प्रोडक्ट है, हमारा जो मार्जिनल प्रोडक्ट है, वो बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा। तो अगर किसी फर्म का टोटल इनपुट लगा के सेम उसी प्रोपोर्शन के साथ उनका आउटपुट इंक्रीज हो रहा है सेम प्रोपोर्शन के साथ, तो हम ये कहते हैं कि फर्म का जो रिटर्न है वो कांस्टेंट है। अगर इस बात को अगर डायग्राम से समझें तो आप देखें कि 1 2 3 4 5 डिफरेंट यूनिट्स जो हैं आपके फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के, आपने इसको इंक्रीज किए, लेकिन आप देखें जो मार्जिनल प्रोडक्शन आपकी है वो कांस्टेंट है 5 के ऊपर, वो चेंज नहीं हो रही, किसी भी लेवल के ऊपर वो चेंज नहीं हो रही। तो इस तरह की पोजीशन या इस तरह की जो सिचुएशन जब फर्म फेस करती है, तो हम उसको कहते हैं कांस्टेंट रिटर्न। नंबर थर्ड पे आते हैं जो कि है डिमिनिशिंग रिटर्न के बारे में। आमतौर पर डिस इकोनॉमीज स्केल जो होता है वो इससे रिलेट करती हुई एक कॉन्सेप्ट है। तो डिमिनिशिंग रिटर्न में क्या होता है, डिमिनिशिंग रिटर्न में होता यह है कि फर्म अपने तमाम इनपुट को इंक्रीज तो करती है, लेकिन जिस प्रोपोर्शन से इनपुट इंक्रीज हो रहे होते हैं उस प्रोपोर्शन से आउटपुट या प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं हो रही होती, बल्कि वो एक खास पॉइंट के बाद वो प्रोडक्शन डिक्लाइन हो जाती है, जिसको हम कहते हैं डिमिनिश हो जाती है। अगर इसका ग्राफ देखें तो ग्राफ में आप देखें कि जैसे जैसे लेबर यानी कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को इंक्रीज किया जा रहा है फर्म की जानिब से, वैसे वैसे आउटपुट जो है वो डिक्लाइन होता जा रहा है। तो ये मार्जिनल प्रोडक्टिविटी आप देखें ये डिक्लाइन होती जा रही है। अगर कोई फर्म ऐसी सिचुएशन को फेस कर रही हो कि इनपुट तो वो इंक्रीज करे, लेकिन जो प्रोडक्टिविटी है वो डिक्लाइन हो जाए, तो वो जो पोजीशन है, वो जो सिचुएशन है फर्म की, वो डिमिनिशिंग रिटर्न कहलाती है। ने जो बारी बारी लॉ ऑफ रिटर्न के ग्राफ पढ़े, इंक्रीजिंग, कांस्टेंट और डिमिनिशिंग, उसको हम एक टेबल और एक ग्राफ के अंदर समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले देखें, ये एक टेबल दिया हुआ है जिसके अंदर फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जैसे मैंने आपको बताया था स्टार्ट में कि जो फर्म्स के फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, इसमें से वो किसी एक फैक्टर को वेरिएबल रख के बाकी फैक्टर को फिक्स कर सकता है, या दो फैक्टर को फिक्स करके बाकी फैक्टर्स को वो वेरिएबल कर सकता है। इट डिपेंड्स ऑन द फर्म पोजीशन। तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने यहाँ पे एक फैक्टर जिसको हमने कहा है कैपिटल, जिसमें कैपिटल और लैंड दोनों फैक्टर शामिल हो जाते हैं, क्योंकि जो शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन होता है या शॉर्ट रन जो स्केल ऑफ प्रोडक्शन होता है, उसके अंदर इन्वेस्टमेंट को यानी कैपिटल को बढ़ाना इतना आसान नहीं होता, इतना फिजिबल नहीं होता, और ना ही लैंड को यानी कि बिल्डिंग्स, लैंड, जितने भी फिक्स फैक्टर्स हैं, इसको भी इंक्रीज करना उनके लिए पॉसिबल नहीं होता। इसलिए हमने इन दोनों फैक्टर्स को के से रिप्रेजेंट किया है, कैपिटल को भी और लैंड को भी, और उसका फिक्स कर दिया है। इसके बाद हमने जो वेरिएबल फैक्टर लिया है उसको हमने लेबर यानी एल से रिप्रेजेंट किया है। इसमें एंटरप्रेन्योर की एफर्ट्स भी होती हैं और जो एम्प्लॉय लेबर है उसकी एफर्ट्स भी हैं। तो आप देखें जैसे जैसे हमने लेबर यानी कि वेरिएबल फैक्टर को बढ़ाना शुरू किया, वन से लेके सेकंड, सेकंड से थर्ड और सेवन तक गए हैं, तो आप देखिए जो टोटल प्रोडक्ट है जिसको हम आउटपुट कह रहे हैं वो देखें इंक्रीज होता जा रहा है, लेकिन एक खास लेवल तक देखें ये इंक्रीज होता जा रहा है। लेकिन जैसे ही हम इसका मार्जिनल प्रोडक्ट देखें, यानी कि हम जानने की कोशिश करें कि मार्जिनल रिटर्न क्या है इसका, तो मार्जिनल रिटर्न देखें आप, एक खास वक्त तक बढ़ रहा है, 100 से बढ़ के 150, 150 से बढ़ के 200, 250, ये इस लेवल तक देखें, ये लेवल इंक्रीज होता जा रहा है। तो इसको हम कहते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न, यानी कि आपके इनपुट के इंक्रीज करने से चार आपने लेबर मशीन पे लगाई और आपने टोटल जो रिटर्न है आपने वो मैक्सिमम कर लिया, 250 तक, लेवल 4 तक। फिर आप देखें फोर्थ लेवल के बाद आपने फिफ्थ लेबर को इंजेक्ट किया अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, तो फिफ्थ लेबर के इनपुट से आउटपुट में कोई इजाफा नहीं हुआ, बल्कि वो आउटपुट जो है वो आके वही रहा जो पहले था, जो फोर्थ यूनिट पे था। तो इस तरह के आउटपुट जब इंक्रीज ना हो और लेबर को यानी कि वेरिएबल फैक्टर को इंक्रीज किया जाए, तो आप ये कह सकते हैं ये कांस्टेंट रिटर्न है। इसके बाद अगर मजीद आप इनपुट फैक्टर जो वेरिएबल फैक्टर है उसको आप बढ़ाते चले जाएंगे, और तो आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, बल्कि आपका जो मार्जिनल रिटर्न है वो आपका कम हो जाएगा। अच्छा, ये मार्जिनल रिटर्न की जो कैलकुलेशन है, मैं एक दफ़ा आपको यहाँ समझा दूं। देखिए टोटल प्रोडक्ट आपका जो है उसका डिफरेंस जब लेते हैं तो वो मार्जिनल प्रोडक्ट कहलाता है या मार्जिनल रेवेन्यू कहलाती है।
125 250, इवन डिफरेंस आ गया। 250 और 450 का डिफरेंस 200 आ गया। ये टोटल आउटपुट से जो हम डिफरेंस निकाल रहे हैं, यानी हर यूनिट इनपुट से लगाने से, हर इनपुट के यूनिट लगाने से हर आउटपुट की यूनिट में जो इजाफा हो रहा है वो मार्जिनल रिटर्न कहलाता है। ये पहला जो फेज है, ये आपका इंक्रीजिंग रिटर्न का फेज है, यानी कि लेबर 1 2 3 4, ये आपने चार लेबर लगाई तो आपका जो मार्जिनल रिटर्न है वो इंक्रीज होता जा रहा है। लेकिन आप मजीद लेबर लगा के चेक करना चाह रहे हैं कि रिटर्न में इजाफा होता है नहीं होता है, तो देखिए पांचवे और छठे लेबर पे लगाने से आपका जो रिटर्न है वो कांस्टेंट हो गया। ये वो पॉइंट है जहां पे रिटर्न आपका कांस्टेंट है। और अगर आप मजीद लेबर को, इनके इनपुट जो वेरिएबल इनपुट है उनको बढ़ाते चले जाएंगे, तो आपका जो रिटर्न, जो मार्जिनल रिटर्न है वो डिक्लाइन होता चले जाएगा, जिसको हम डिमिनिशिंग रिटर्न कहते हैं। तो किसी भी एक एफिशिएंट एंटरप्रेन्योर के लिए, एक कामयाब कारोबारी शख्स के लिए लाजमी है कि वो अपने बिजनेस, अपनी प्रोडक्शन के इस प्रोसेस को, लॉ ऑफ रिटर्न को समझें और फिर अपनी प्रोडक्शन को एज पर लॉ ऑफ रिटर्न लेके चलें। इस टेबल और डायग्राम को हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। लॉ ऑफ रिटर्न था, ये शॉर्ट रन था, और इसके अंदर हमने जो इनपुट दिया है वो वेरिएबल फैक्टर के दिया था, जो लेबर और कैपिटल जिसको हमने एल से रिप्रेजेंट किया था, और फिक्स फैक्टर लैंड एंड कैपिटल जिसको हमने के से रिप्रेजेंट किया था। हमने एक्स एक्सिस के ऊपर जो है वो वेरिएबल फैक्टर रखे थे, और वाई एक्सिस के ऊपर हमने जो है वो मार्जिनल रिटर्न रखा था। तो जैसे जैसे हम एक्स एक्सिस को बढ़ाते जाते थे तो उसका रिटर्न हमें वाई एक्सिस पे दिखता था। तो हमने देखा कि पहली फर्स्ट से लेके फोर्थ यूनिट तक जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो मूव करते रही अपवर्ड, क्योंकि वो इंक्रीजिंग रिटर्न ऑपरेशन था। इसके बाद फिर कांस्टेंट रिटर्न जो ऑपरेशन है वो स्टार्ट हुआ फोर्थ और फिफ्थ यूनिट में। इसके बाद हमने यूनिट्स लेबर की मजीद बढ़ाई, तो फिफ्थ यूनिट के बाद से लेकर डिमिनिशिंग रिटर्न ऑपरेशन जो है वो एग्जीक्यूट हुआ सेवन यूनिट तक। ये अगर एक डायग्राम को देख लें दोबारा से, तो ये डायग्राम जो है वो उसको एक्सप्लेन कर रही है।